स्ट्रेट लाइंस वीडियो नंबर 5, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, ये सिलसिला चल रहा है वीडियो नंबर 5। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। पहला, अगले वीडियो में भी यही चलेगा। स्क्यू लाइंस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार लिख लीजिए। स्क्यू लाइंस टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग lines are called skew lines. ठीक। shortest distance means length of common perpendicular. देखो, प्लेन में जब भी दो स्ट्रेट लाइन आप खींचोगे तो वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या तो पैरेलल लाइंस होंगी, तीसरी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। प्लेन में कोई भी दो लाइन खींचोगे वो दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। बढ़ाओगे तो कट हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या है, दोनों स्थितियों को नकारा जा रहा है। पैरेलल भी ना हो, इंटरसेक्टिंग भी ना हो, इसका मतलब प्लेन वाली लाइन वो नहीं है। प्लेन छोड़िए, आइए स्पेस में। तो स्क्यू लाइंस इन स्पेस है। अब उसको समझने का तरीका देखो। ऐसे दो पेन लो, समझ लो ये दो लाइन है, इनको बराबर बराबर उठाओ। ये स्थिति पैरेलल की है, हाँ। अब इसको ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दो। अब ये दो स्क्यू लाइंस होंगे। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं। क्या ये दोनों कभी भी मिलेंगी? दोनों को आगे पीछे चाहे जितना बढ़ा दें, कभी मिलेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि ये पैरेलल ऐसे उठाए ना, तो दो पैरेलल लाइन तो मिलती नहीं है। फिर ऐसे ट्विस्ट कर दिए तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, पैरेलल भी नहीं है। तो यही स्क्यू लाइंस है। ये तो बीच में हमने जो पेन खड़ा किया है, ये लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर है। बीच वाली जो लाइन है, खड़ी लाइन, ये दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं कॉमन परपेंडिकुलर। तो दोनों लाइन के बीच में कॉमन परपेंडिकुलर का जितना हिस्सा इंटरसेप्टेड है वही हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, आइए देखें इसका कंसेप्ट ये देखना है कि जब दोनों लाइंस जनरल फॉर्म में दी हुई हो, दोनों लाइंस का इक्वेशन, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। करते क्या है, अब एक लाइन से होकर जाने वाला प्लेन निकालिए जो दूसरी लाइन के पैरेलल है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, स्क्यू लाइंस। प्लेन थ्रू वन लाइन पैरेलल टू सेकंड लाइन, ये निकाल लीजिए। निकल गया। अब इस सेकंड लाइन पे कोई पॉइंट चूज करिए और वहां से उस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लीजिए। इस पॉइंट से यहाँ पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लीजिए, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ये आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 10, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स बिटवीन जेड एक्सिस एंड द लाइन ax plus by plus cz plus d equals to 0 equals to a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash। इस तरीके का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। जेड एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कर दो, दूसरा बन गया। फिर उसको एक्स एक्सिस कर दो, तीसरा बन गया। तो तीनों में से एक बता दे रहा हूं, वैसे ही बकिया दो आप खुद कर लेना। तो इस लाइन से होकर जाने वाले ऐसे प्लेन का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं जो जेड एक्सिस के पैरेलल है।
plane through given line is ax plus by plus cz plus d plus lambda times a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash equals to 0, implies that a plus lambda a dash into x plus b plus lambda b dash into y plus c plus lambda c dash into z plus d plus lambda d dash equals to 0. नंबर 1. z एक्सिस के dr dc's आपको मालूम है, वी नो दैट zero 0 1 are the direction cosines dc's of the z axis. If प्लेन 1, ये वाला प्लेन उस लाइन के पैरेलल हो, कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. ऐसे उंगली खड़ी कर दे तो इसको नॉर्मल समझना, ठीक. If one is parallel to z axis, then the normal of one will be perpendicular to z axis. z axis के dc's आपको मालूम है, प्लेन के नॉर्मल के dr's आपको मालूम है. प्लेन के नॉर्मल के dr's एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं. तो अगर एक लाइन के dc's मालूम हो, अगर एक लाइन के dc's मालूम हो, l m n, दूसरी लाइन के dr's मालूम हो, a b c, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी a l प्लस b m प्लस c n इक्वल्स टू 0 होता है. यदि दोनों लाइन के dc's मालूम हो, l1 m1 n1 L2 M2 N2, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0. यदि दोनों लाइन के dr's मालूम हो, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है. ये ध्यान में रखिएगा. ये सब तो आपको याद ही होगा. यहाँ पे हो सकता है आपको कोई समस्या आ रही हो, मन स्थिति आपकी न बन रही हो, ये मैं समझा देता हूँ. मान लो एक लाइन के dc's l m n है, दूसरी लाइन के dr's a b c है. अगर dr's a b c है तो इसको dc's में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब दोनों लाइन की dc's मालूम हो गए. अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये वाली लिखिए, l इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस m इंटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस n इंटू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू 0 आ गया, जो मैं आपको बता रहा था. तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में दोनों लाइन के dr's मालूम हो तब भी चलेगा, दोनों के dc's मालूम है तब भी ठीक है, एक के dc's एक के dr's मालूम है तब भी ठीक है. तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यहाँ पे लगाइए. 0 इंटू 10 वी हैव 0 इंटू a प्लस लेमडा a डैश प्लस 0 इंटू b प्लस लेमडा b डैश प्लस 1 इंटू c प्लस लेमडा c डैश इक्वल्स टू 0, implies that lambda इक्वल टू माइनस सी अपॉन सी डैश. इस वैल्यू को नंबर 1 में रखिए, पुटिंग इट इन 1.
we get a minus c a dash upon c dash multiplied by x plus b minus सी बी डैश बाई सी डैश मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ये तो जीरो है ना, सी प्लस लेमडा सी डैश बराबर जीरो है, प्लस डी माइनस सी डी डैश अपॉन सी डैश इक्वल्स टू जीरो। सी डैश से मल्टीप्लाई करना इम्प्लाइज दैट ए सी डैश माइनस ए डैश सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी सी डैश माइनस बी डैश सी मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस डी सी डैश माइनस डी डैश सी इक्वल्स टू जीरो। नंबर 2, तो जो मैंने कहा था आपसे कि एक स्क्यू लाइन से होकर जाने वाले ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालो जो दूसरी स्क्यू लाइन के पैरेलल हो, इतना काम हो गया। अब इस वाली लाइन पर एक पॉइंट चूज करो। ये लाइन आपके क्वेश्चन में कौन सा है? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चूज करना है तो ओरिजिन से बढ़िया कौन सा पॉइंट आप चूज करोगे? ओरिजिन तो दो सभी एक्सिस पर होता है ना, तो वहीं से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई या उस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी नाप लो। We choose the origin. We choose the origin as a point on z-axis. Now, the required shortest distance is SD is equal to distance of O 0 0 0 from the plane here 2 equals to DC dash minus D dash C upon under radical AC dash minus A dash C whole square plus BC dash minus B dash C whole square। यही आंसर आ गया। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बस मेन चीज वही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देखें। एग्जाम्पल 11, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स y equal to mx, z equal to c and y equal to minus mx, z equal to minus c। अच्छा, एक कंसेप्ट और समझिए। अगर दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाए, अगर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो इससे होकर जाने वाला प्लेन आपके हाथ ये है और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसी प्लेन में स्थित है। तो दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होने पर क्या कंक्लूजन आप लोगे? बोथ द लाइंस लाई इन द सेम प्लेन, यानी द लाइंस आर कोप्लेनर। Given lines are y equals to mx, z equal to c, that is mx minus y equals to 0,
z minus c equals to 0 and y equal to minus mx, z equal to minus c, number 2, that is mx plus y equals to 0, z plus c equals to 0. दूसरी लाइन के drs पहले हम निकाल लें. डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं ये तभी बढ़िया है जब लाइंस के इक्वेशंस जनरल फॉर्म में. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आर, फार्मूला डायरेक्शन रेशियोज का b1 b2 c1 c2, डिटर्मिनेंट c1 c2 a1 a2, डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2, दैट इज b1 b2 माने y के कोफिशिएंट्स. ये दो इक्वेशन है बेटा, इसी में y का कोफिशिएंट क्या हो, इसमें 1, इसमें y है ही नहीं है तो 0, 1 0. c1 c2 z के कोफिशिएंट्स, इसमें z नहीं है 0, इसमें है 1. 0 1 x के कोफिशिएंट्स m 0, m0 1 0, that is 1 minus m 0. ये दूसरी लाइन के drs हैं 1 minus m 0. अब शुरू करिए. पहली लाइन से होकर जाने वाले उस प्लेन का इक्वेशन निकालो जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो. प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन, plane through first line is mx minus y plus lambda into z minus c equals to 0. ठीक, p1 plus lambda p2 बराबर 0 implies that mx minus y plus lambda z minus lambda c equals to 0. Number 3, if it is parallel, if it is parallel to second line, then its normal will be perpendicular to second line. नॉर्मल के drs x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं m -1 लैम्डा, और सेकेंड लाइन के drs आपको मालूम है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाइए 10. x का कोफिशिएंट m इंटू ये पहला 1 -1 इंटू -m प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल्स टू 0. क्या आ गया, 2m बराबर 0, यानी m बराबर 0. m बराबर 0 कैसे होगा? तो बहुत ही दिलचस्प, इसकी नंबरिंग हटा दे रहा हूं मैं, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं. ये जरूरी था, ऐसी स्थितियां आपको और भी मिल सकती हैं. तो ये जो कंडीशन वगैरह लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था? लैम्डा की वैल्यू निकालना. यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लैम्डा फैम्डा. तो ये इस यहाँ पे लिख दें नॉट पॉसिबल. m बराबर 0 आ गया ना, ये संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे. लेट अस राइट
ये फेयर वर्क है बेटा, इसको मान लो ये आई गया तो इसको इसी रहने देना है, यहाँ नॉट पॉसिबल लिख देना। लेट अस राइट प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन plane through first line as z minus c plus lambda mx minus y equals to 0। ये मान लो ये है P1 बराबर 0, ये है P2 बराबर 0, तो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 होता है प्लेन थ्रू दिस लाइन। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें P2 प्लस लैम्डा P1 बराबर 0, तो वही तो बात हुई ना भाई, ये भी तो प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन है, ये भी प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन है। तो कहाँ P1 कहाँ P2 लेना है, इस पर कोई वो नहीं है कि यहीं P2 लेना है, ये P2 प्लस लैम्डा P1 बराबर 0, वही किया हमने। implies that lambda mx minus lambda y plus z minus c equals to 0। number 3, if it is parallel to सेकेंड लाइन जिसके dr हम निकाल चुके हैं, देन अब दोबारा वो नहीं लिखा ना, तो लिखा ही हुआ है कि प्लेन का नॉर्मल सेकेंड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन इंपोज करिए। देन x का कोफिशिएंट लैम्डा m इंटू ये 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस m प्लस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 implies that lambda m plus lambda m 2 lambda m equals to 0 implies that चूंकि m 0 है नहीं इसलिए lambda को 0 होना पड़ेगा, lambda equal to 0। putting it in 3 putting it in 3 we get lambda बराबर 0 पुट करना है, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 होगा, यही बचेगा बस। z माइनस सी इक्वल टू 0। नंबर 4, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन पर एक पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी निकाल लेंगे। तो सेकेंड लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स जेड इक्वल टू सी, यही था। तो z बराबर c तो दिया ही हुआ है, y और x में से किसी को एक 0 मान लो। तो अगर हम x बराबर 0 ले लें तो y बराबर कितना आएगा 0 और z बराबर c, तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट लेना है ना, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर असंख्य पॉइंट्स होते हैं, उसमें से आपको एक पॉइंट लेना है, तो इसे एक पॉइंट ले लो। 0 0 c क्लियरली 0 0 c is a point on the second line the required shortest distance is s dot d dot is equal to distance of 0 0 c from the plane 4। तो यहाँ पे देखो x है ही नहीं है, y है ही नहीं है, z की जगह क्या रखोगे c, तो ये हो गया रुक जाओ भाई, ये गड़बड़ कर दिया हमने। दूसरी लाइन के क्वेश्चन था y इक्वल टू माइनस एम एक्स और z इक्वल टू माइनस सी, ये था। पहले के क्वेश्चन था y इक्वल टू एम एक्स z इक्वल टू सी। अभी तो देखो चुक गए, दुर्घटना होते होते बची। तो z इक्वल टू माइनस सी होगा, यहाँ माइनस सी लिखिए, यहाँ माइनस सी लिखिए। तो z की जगह माइनस सी रखोगे तो हो जाएगा माइनस सी
अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर। चूंकि लेंथ है, डिस्टेंस है, इसलिए इस पर मॉड लगा दीजिए। तो कुल मिला के कितना आ गया ये 2c, ये इसका आंसर है। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर जनरल फॉर्म में दिया हुआ हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये एक मेथड हमने आपको बताया। दूसरा मेथड ये होता है कि दोनों लाइंस को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल लें या किसी एक को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल लें, तब भी निकल आता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हो तो कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो लाइक करिए, आगे बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।